अब ये चित्र जरा देखिए, ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? असल में ये वीडियो था द्वितीय विश्व युद्ध का, जो कि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चला, और जिसमें एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ अनेक मित्र देश, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी शामिल थे। उस युद्ध के दौरान जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई थी जो आपको यहां दिखाई दे रही है। इस मशीन का नाम है एनिग्मा। एनिग्मा नाम की मशीन से वो ऐसे कूट संदेश तैयार करते थे, एनकोडेड मैसेजेस तैयार करते थे, जिनको वो अपने जो रक्षा के उनके लोग थे, वायुसेना या नौसेना, उनको भेजते थे, और थल सेना भी। और उन संदेशों को अगर बीच में कोई इंटरसेप्ट कर लेता था, कोई पकड़ लेता था, तो भी उनको पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह से वो एनकोडेड किए गए थे, बहुत जटिल रूप में उनको एनकोडेड किया गया था। और इसके लिए ये मशीन इस्तेमाल की गई थी जिसका नाम था एनिग्मा। और हर जहाज पर एक ऐसी मशीन मौजूद थी। इसी तरह से हर हवाई जहाज पर एक मशीन मौजूद थी, हर हवाई अड्डे पर जर्मनी की एक मशीन मौजूद थी, ताकि वो इन संदेशों को प्राप्त भी कर सकें और क्रिएट भी कर सकें, निर्मित भी कर सकें। ब्रिटेन ने इनके बहुत सारे संदेशों को इंटरसेप्ट किया, उनको पकड़ा, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाए। और हुआ यह कि जब अमेरिका से या दूसरे देशों से ब्रिटेन को खेप भेजी जाती थी मदद के लिए, तो वो जर्मनी के हमलों की शिकार हो जाती थी और ब्रिटेन उसकी रक्षा नहीं कर पाता था, उन जहाजों की रक्षा नहीं कर पाता था, क्योंकि वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे कब और कौन सी जगह पर जर्मनी का हमला हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रिटेन ने एक इकाई तैयार की, अपनी एक रक्षा इकाई तैयार की, जिसका नाम था कोड ब्रेकर्स के नाम से एक इकाई तैयार की, जिसमें अनेक कंप्यूटर विज्ञानियों को उन्होंने हायर किया, उसमें शामिल किया। और ये लंदन के ब्लेचले पार्क से शुरू हुई, जो बड़ा मशहूर है इस बात को लेकर के। अब इस इकाई के जो प्रमुख बनाए गए, उनका नाम था एलन ट्यूरिंग, जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, एलन ट्यूरिंग। और एलन ट्यूरिंग को संयोगवश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है। तो एलन ट्यूरिंग जब आए ब्लेचले पार्क की उस कोड ब्रेकिंग इकाई में, तो इन्होंने कुछ ऐसी तकनीकें बनाई जिनकी बदौलत ये उस एनिग्मा के कूट संदेशों को पढ़ने में कामयाब हो गए। और इसके लिए इन्होंने जो मशीन बनाई, उसका नाम था बॉम्ब। आपको यहाँ नाम दिखाई दे रहा है, बॉम्ब नाम की एक मशीन बनाई इन्होंने, जिसके जरिए इन्होंने कमाल कर दिया। ये संदेशों को पढ़ने लगे, और उन संदेशों को पढ़ने की वजह से ब्रिटेन को पता चल गया कि कब कहां पर जर्मनी का हमला होने वाला है, और वो पहले से ही उस हमले की जवाबी तैयारी कर लेता था और उन हमलों को नाकाम कर देता था। तो अगर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जो मित्र देशों की जीत हुई दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा या बहुत बड़ा श्रेय एलन ट्यूरिंग को भी, और उनकी ये जो मशीन थी बॉम्ब नाम की, इस मशीन को भी दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध, अगर मान लीजिए ये मशीन ना होती, एलन ट्यूरिंग ना होते, तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध कम से कम 2 साल और चलता। तो ये माना गया कि सोचिए कितनी जानें बचाने के लिए, कितना रक्षा का कितना बड़ा ढांचा बचाने के लिए एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। और वो खुशी की बात है कि हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र से आता है। तो एलन ट्यूरिंग का हम यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहे हैं? बात तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे थे, मैं आपको कहाँ विश्व युद्ध की तरफ ले गया। तो असल में दोनों के बीच एक बहुत खूबसूरत संदेश है और एक संबंध भी है। वो संबंध ये है मित्रों कि एलन ट्यूरिंग के क्षेत्र में रुचि रखते थे, और वो उस जमाने में जो एनालॉग कंप्यूटर होते थे उन पर काम किया करते थे। और उन्होंने ये परिकल्पना की कि यार कभी ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर में बुद्धि आ जाए या कंप्यूटर सोच सके। ये परिकल्पना सबसे पहले आधुनिक काल में एलन ट्यूरिंग से हमारे पास आई। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका जिक्र शायद अभी आगे आएगा, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे एलन ट्यूरिंग का पेपर, और इस पेपर का नाम था ये वाला जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। तो एलन ट्यूरिंग ने 1950 की बात है, ये इस पेपर में लिखा उन्होंने। पहला सवाल इन्होंने पूछा, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीनें सोच सकती है? और वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, इसके उत्तर ढूंढने की भी कोशिश की।
इसके 6 साल बाद अमेरिका में डार्टमouth एक जगह है, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ इसी मुद्दे कि क्या कंप्यूटर सोच सकते हैं, क्या कंप्यूटरों में ये क्षमता पैदा की जा सकती है। और ये जो सम्मेलन था, इसको लाने वाले, इसको संयोजित करने वाले, इसका आयोजन करने वाले 2 प्रमुख लोग थे। एक का नाम था जॉन मैकार्थी और एक थे मार्विन मिन्स्की। इन 2 लोगों ने इसको ये जो सम्मेलन था, इसकी परिकल्पना की और इसको आयोजित किया। इसी सम्मेलन में पहली बार ये शब्द आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ध्यान दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें लगता है कि हमारे अब पिछले 10-15 साल, 20 साल, 25 साल की चीज होगी, वो इतने कम इतिहास वाली चीज नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास लगभग 75 साल पुराना है। लगभग आप देखिए, मतलब लगभग पौना सदी पुराना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से आती है। अब ये कैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो इसके 3 बड़े चरण माने जा सकते हैं। पहला जो चरण था जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते थे, इसी अवधारणा को जानते थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ऐसे प्रयास किए गए, लोगों ने ऐसे प्रयास किए गए कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाएं जो इस तरह का कुछ प्रदर्शन करें जैसे वो सचमुच इंटेलिजेंट है। तो वो क्या था, एल्गोरिदमों पर आधारित एक युग था जो आपको यहां दिखाई दे रहा है 1950 से 1970 के बीच में। लेकिन ये पहला युग, तो 3 बड़े युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी अवधारणा का, जो लगभग 20 साल चलता है। उसके 20 साल बाद का दूसरा युग आता है जिसमें मशीन लर्निंग का आगमन हुआ, और उसके बाद अगले 20 साल में डीप लर्निंग का जमाना था जो आज भी चल रहा है। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में एनिग्मा नाम की मशीन थी जो ऐसे कोड बनाती थी जिनको डिकोड करना बड़ी दिक्कत होती थी। अब वो जो था वो युद्ध का समय था, लेकिन उसी चीज को अगर आप भाषाओं के संदर्भ में ले आए, अगर दोनों के बीच में एक साम्य खोजने की कोशिश करें, तो सोचिए क्या मजेदार परिकल्पना निकलती है। देखिए, वो जो संदेश जर्मन भाषा में भेजे जा रहे थे, जर्मन भाषा से भी उनको किसी अन्य अजीब सी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता था, एनकोडेड कर दिया जाता था। और जो एलन ट्यूरिंग की जो टीम थी, वो उस अजीब सी भाषा को भी डिकोड करके अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रही थी। ये प्रक्रिया हो रही थी ना विश्व युद्ध के दौरान। अब जरा सोचिए कि वही प्रक्रिया अगर भाषाओं के बीच में कर दी जाए, तो बात तो एक ही है ना। वहां भी एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही थी और यहाँ भी एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। मान लीजिए आपके पास रूसी भाषा का कोई टेक्स्ट है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो वो पद्धति भी तो इस्तेमाल की जा सकती है जो एलन ट्यूरिंग ने की थी युद्ध के दौरान, क्योंकि वहां भी तो अजीब से संकेतों में टेक्स्ट आता था और उसको सही भाषा में बदल दिया जाता था। तो वॉरेन वीवर ने कहा कि मैं उसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अनुवाद कर सकता हूं। इन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा कि वन नेचुरली वंडर्स इफ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन कुड कंसीवेबली बी ट्रीटेड एज ए प्रॉब्लम इन क्रिप्टोग्राफी। मतलब एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने वाले जो संदेश हैं, उसी पद्धति को अगर हम हमारी भाषाओं में लगाएं तो हम तो इसमें मशीन अनुवाद की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि व्हेन आई लुक एट एन आर्टिकल इन रशियन आई से दिस इज रियली रिटन इन इंग्लिश बट इट हैज बीन कोडेड इन सम स्ट्रेंज सिंबल्स। मतलब उनका कहना है कि जब मैं रूसी भाषा में कोई टेक्स्ट देखता हूं तो मैं तो ये कहता हूं अपने आप को कि अंग्रेजी है ये, लेकिन इसको अजीब सी लिपि में डाल दिया गया, लेकिन वास्तव में ये अंग्रेजी ही है और ये एनक्रिप्टेड अंग्रेजी है। अब मुझे इसको डिकोड करना है। आई विल नाउ प्रोसीड टू डिकोड। तो बड़ी खूबसूरत बात है ये कि आप मशीन अनुवाद को इस रूप में देख रहे हो, एनकोडिंग और डिकोडिंग के रूप में। और यही बात आगे चलती गई और धीरे धीरे मशीन अनुवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्षमताएं थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों ने अनेक तरह के प्रयोग किए उन पर। लेकिन सबसे बड़ा मशीन अनुवाद नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे बड़ा जो एक ध्यान आकर्षित हुआ दुनिया का, वो कब हुआ? देखिए, ये सारे प्रयोग तो चले आ रहे थे 40, 45, 46 साल से, और लोग कह रहे थे हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज आने वाली है भविष्य में। हमारे विश्वविद्यालय भी पढ़ा रहे थे, कॉलेज पढ़ा रहे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा जलजला नहीं मच रहा था। लेकिन तभी अचानक 1996 में आईबीएम ने जो उसने डीप ब्लू नाम का एक कंप्यूटर बनाया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त था, उसके बारे में आईबीएम ने उस जमाने के विश्व शतरंज चैंपियन थे गैरी कास्परोव, उनको चुनौती दी
कि आप हमारे डीप ब्लू कंप्यूटर के साथ मुकाबला करके देखिए, हम आपको चुनौती देते हैं। और कास्परोव ने ये चुनौती स्वीकार की, और दोनों के बीच में, कंप्यूटर और कास्परोव के बीच में 1986 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक मैच हुआ जिसमें 6 गेम थे, उसके 6 भाग थे, और उसमें कास्परोव 4-2 से जीत गए। तो इंसान जीत गया, लेकिन खास बात क्या थी, कंप्यूटर 2 मैच जीत गया विश्व चैंपियन से। तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर भी लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया कि 2 ही तो मैच जीता, 4 मैच तो इंसान ही जीता। आप में से अनेक लोगों ने शायद उस जमाने में अखबार पढ़े हों और ये खबर भी आपको ध्यान में आती हो कि ऐसा हुआ था। उसके बाद 1 साल बाद आईबीएम ने पुनः चुनौती दी कि रीमैच करा लिया जाए, एक बार और करा लिया जाए। और कास्परोव चूंकि बहुत ज्यादा आश्वस्त थे इस बार, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हो जाए। तो 1 साल बाद यानी 1997 में एक बार फिर से मैच हुआ उन दोनों के बीच में। और इस बार क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख चुकी थी पिछले मैच से, बहुत सारी अपनी गलतियों से और बहुत सारी नई चीजों से वो सीख चुकी थी। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डीप ब्लू कंप्यूटर ने कास्परोव को हरा दिया, 3.5 बनाम 2.5 के स्कोर से उसने हरा दिया। और उस समय फिर पूरी दुनिया में, समझिए जो मैंने कहा ना कि जलजला नहीं आता, वो जलजला आ गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक चर्चा में आ गई। टाइम मैगजीन, इकोनॉमिस्ट, गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट, जितने भी अखबार उस जमाने के थे, सबके मुख पृष्ठ पर सुर्खियों के रूप में ये खबर आई कि क्या कंप्यूटर दुनिया पर कब्जा करने जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल एक कंप्यूटर ने कास्पारोव को हरा दिया है, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को हरा दिया है। तो ये सारे अखबारों में, टाइम मैगजीन का एक बहुत बहुत चर्चित उस जमाने का मुख पृष्ठ है। तो उसमें टाइम ने भी यही पूछा कि आर कंप्यूटर्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। तो तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचानक सबने बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। उससे पहले 20 साल की जो अवधि थी, 20-25 साल की अवधि मान लीजिए अब तो आप, उसको कहा जाता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर था, सर्दियां थी, क्योंकि सरकारों ने उसमें दिलचस्पी लेनी बंद कर दी थी, शोधकर्ताओं ने दिलचस्पी लेनी थी कि नहीं यार इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन 1996 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुनः स्थापित हुई और लोगों को अचानक लगा कि यार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी दौरान फिर क्या हुआ कि डीप लर्निंग का आगमन हुआ, न्यूरल नेटवर्क का आगमन हुआ। इनके आने के बाद एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता में लगभग 60 से 70% की वृद्धि होगी, 60 से 70% की वृद्धि हो गई। और आपने अगर ध्यान दिया हो 2015, 16, 17 के दौरान अचानक आपने नोटिस किया होगा कि यार अब तो ये काफी अच्छा हो गया है अनुवाद, और हमारी स्पीच टू टेक्स्ट भी काफी अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का आगमन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जो एक बड़ी, समझिए कि रूपांतरकारी, काल विभाजक किस्म की एक टेक्नोलॉजी है। और उसी दौरान एआई ने दोबारा दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि एक और मैच हुआ दोस्तों, एक और मुकाबला हुआ। इस बार जो मुकाबला हुआ वो अल्फागो नाम का एक कंप्यूटर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया, जिसको बनाया था डीप माइंड नाम की एक कंपनी ने, अल्फागो। और अल्फागो के पास ये क्षमता थी कि वो गो नाम का एक मैच होता है, गेम होता है गो, जो शतरंज जैसा होता है, या जैसे आपके मतलब गोटियों वाला गेम होता है, शतरंज जैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा अलग होता है। जापान में ज्यादा खेली जाती है, जापान वगैरह में, बिल्कुल जापान और उस दिशा में, मतलब उधर के देशों में, पूर्वी देशों में ज्यादा खेला जाता है गो। और बहुत मुश्किल है, ऐसा माना जाता है कि शतरंज की तुलना में भी वो 100 गुना मुश्किल है, ऐसा माना जाता है। और उस खेल के एक चैंपियन हुआ करते थे ली सेडोल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डीप माइंड कंपनी थी, इसने ली सेडोल को चुनौती दी कि आइए आपसे मुकाबला हो जाए, जैसा कास्पारोव के साथ हुआ था। और ये भी मान गए कि ठीक है आइए, क्योंकि ये चैंपियन थे, विश्व चैंपियन थे। और मित्रों, जो मैच हुआ इनके बीच 5 से 15 मार्च 2016 के बीच हुआ। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि तब तक न्यूरल नेटवर्क आ चुके थे, डीप लर्निंग आ चुकी थी, और ये अल्फागो नाम का जो कंप्यूटर था, उसने ली सेडोल को हरा दिया 4-1 से। जिस व्यक्ति को हराना नामुमकिन माना जाता था, उसको इसने हरा दिया। तो एक बार फिर से खबरों में, चर्चा में आ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा चैट जीपीटी आया था पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। उसी तरह का उस समय हंगामा मचा कि अरे ली सेडोल को हरा दिया, कम से कम उन देशों में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे जो साइडलाइंस थे, हाशिए के बाहर थी, वहां से धीरे धीरे मुख्य मंच पर आने लगी 2016 के आसपास। और उसके बाद इसमें अनायास बहुत सारी प्रगति होने लगी है। उसके बाद आप जानते हैं कि पिछले 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले
जो चीज शुरू हुई थी वो 1.5 साल पहले नवंबर 2022 में हम लोगों के बीच में आई चैट जीपीटी के रूप में, तब एक बार फिर से जबरदस्त दुनिया में चर्चा हुई, आशंकाएं हो गई, एक तरह से उत्साह और रोमांच का विस्फोट सा हुआ, क्योंकि वो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो कुछ कर दिखाने में सक्षम थी।